रश्मि, आज से घर के बाहर नहीं जाओगी तुम। सिर्फ घर में ही रहकर घर के काम करोगी। अब यही तुम्हारी सजा है। और कल तुम्हारा जन्मदिन है ना? अब तुम अपने जन्मदिन को भूल जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हें सजा देकर ही तुम्हारी अकल ठिकाने पर लाऊंगा। पापा, पापा मेरी बात तो सुनिए पापा। पापा, यामिनी जी झूठ बोल रही है। मैंने कुछ नहीं किया है पापा। चुप हो जाओ तुम रश्मि। माना कि मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ और इतिहास गवाह है कि आज तक हर सौतेला रिश्ता झूठा और फरेब से भरा हुआ रहा है। लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ। मेरे लिए मेरी ममता जिस तरह पीयूष के प्रति है, वैसे ही तुम्हारे प्रति भी है। हाँ, बड़ी टॉपर बनी फिरती थी ना, अब रह घर पर ही। बेचारी रश्मि अब तो अपने सगे पिता का प्यार और स्नेह भी खो चुकी थी। यामिनी ने वनराज को उसकी बेटी रश्मि से दूर कर दिया था। अब रश्मि कॉलेज में पढ़ने नहीं जाती और अगले दिन जब उसका जन्मदिन होता है, तभी खुशियां मनाने की जगह वो बेचारी दिन भर घर में काम करती रहती है। बेचारी बेबस लाचार रश्मि, आज जहाँ तुम्हें अपने जन्मदिन का केक काटना चाहिए, वहाँ तुम घर में नौकरानियों की तरह काम कर रही हो। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। कोई बात नहीं यामिनी जी, मुझे मेरे अपनों ने भले ही छोड़ दिया हो, लेकिन मेरे भगवान जी, वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। वो हमेशा मेरा साथ देंगे, मुझे ये बात पता है। रश्मि अपने कमरे में जाकर अपनी माँ स्वर्णा की तस्वीर देखकर बहुत रोने लगती है। माँ, काश तुम आज यहाँ होती, मेरे पास, मेरे साथ। आप मेरा पसंदीदा केक बनाती और मेरे लिए नए कपड़े लाती और शाम में मेरा फेवरेट कैरेट केक भी लाती। आई मिस यू माँ। मुझे आपकी बहुत याद आती है माँ। मैं भगवान जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप जहाँ भी हो, खुश रहो, सुखी रहो। तभी अचानक से वहां पर यामिनी आ जाती है और वो रश्मि के हाथ से स्वर्णा की तस्वीर को छीनकर फर्श पर पटक देती है। यहाँ बैठकर आंसुओं की बाल्टियां भरना छोड़ और वहाँ बाथरूम में जाकर पानी की बाल्टियां भर, क्योंकि 1 घंटे में पूरे मोहल्ले का पानी जाने वाला है और सीधे सुबह 4 बजे ही आएगा। और हाँ, तुझे कल सुबह 4 बजे उठना होगा पानी भरने के लिए, समझी क्या? हाँ यामिनी जी, मैं उठ जाऊंगी। यामिनी वहां से चली जाती है और बेचारी रश्मि अपनी माँ की फोटो को देखकर वापस रोने लगती है। अगले दिन सुबह रश्मि के अलार्म की सेल खत्म होने के कारण अलार्म बजता ही नहीं और उस कारण वो उठ नहीं पाती। और जब ये बात यामिनी को पता चलती है, तब रश्मि को सोते हुए देख यामिनी का पारा हाई हो जाता है और गुस्से से वो सोई हुई रश्मि को मारने लगती है। रश्मि हड़बड़ाते हुए उठती है और दर्द के कारण जोर से चीखने लगती है। आ, आ, मत मारिए मुझे, मत मारिए यामिनी जी, प्लीज। तुझे जब मैंने कहा था कि सुबह 4 बजे उठना, तब तू उठी क्यों नहीं? अब पानी कहाँ से आएगा? तेरी मरी हुई मनहूस माँ लाकर देगी क्या हमें? हाँ? नहीं नहीं, माफ कर दीजिए मुझे। वो
वो अलार्म बजा ही नहीं। बहाने मत दो रश्मि, तुम्हारे कारण अब हम सब प्यासे रहेंगे। पीयूष, बेटा वो पानी के टैंकर वाले का नंबर है ना तुम्हारे फोन में? हाँ पापा। उसे फोन लगाओ और बुलाओ यहाँ। कहाँ है तुम्हारा गुल्लक? अब तुम्हारे इतने सालों के इकट्ठे किए हुए पैसों से ही मैं सारे खर्चे करूँगा। और खबरदार, जो तुमने पानी को हाथ तो क्या, पानी की तरफ आँख उठाकर भी देखा तो अब तुम्हें अगले 10 दिन तक पानी नहीं मिलेगा। मरो भूखी प्यासी, मुझे रत्ती भर का भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पापा, पापा प्लीज। वनराज रश्मि का गुल्लक फोड़ता है और उसके गुल्लक से सारे पैसे निकालता है। और अगले 2 दिनों तक रश्मि भूखी प्यासी ही रहती है। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं और अब रश्मि की सहनशीलता खत्म हो जा रही थी। दिन भर भूखी प्यासी काम करके उसकी तबीयत बुरी तरह खराब हो जाती है। मुझे प्यास लगी है, मैं और नहीं रह सकती हूँ यहाँ पर। मुझे यहाँ बहुत घुटन हो रही है। इससे अच्छा तो मैं अकेली रहूँ और अपनी जिंदगी अकेली ही जीऊँ, वही सही रहेगा। आधी रात को जब सब सो रहे थे तभी रश्मि अपना सूटकेस पैक करके घर से भाग जाती है और मुंबई आ जाती है। वही अगली सुबह जब रश्मि घर पर नहीं होती तभी यामिनी, वनराज और पीयूष तीनों के तीनों बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उसे हर जगह ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। हो ना हो, वो पक्का अपने यार के साथ भागी होगी। बहुत अय्याशी और मौज मस्ती करने का नशा चढ़ा है उसे। वनराज, तुम कैसे भी करके उसे फिर से वापस ले आओ, वरना उसके साथ कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। वनराज 24 घंटे के बाद पुलिस स्टेशन जाता है और कंप्लेंट दर्ज कराता है। वही यामिनी अब बहुत परेशान हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो सच में कहीं भाग गई होगी तो मेरी सेवा कौन करेगा? मेरी मुफ्त की नौकरानी कौन बनेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसे आना ही होगा। मुंबई शहर जाने के बाद रश्मि हर जगह काम ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता, जिस कारण वो लोगों के बूट पॉलिश करने लगती है। ठीक से साफ कर, वरना तुझे मैं चौबन्नी भी नहीं दूंगा, समझी तू? ठीक है साहब। रश्मि उस आदमी के बूट की पॉलिश करती है। ये क्या, इतनी घटिया पॉलिश कौन करता है भला? मेरे जूते चमक ही नहीं रहे। चल हट, तुझे तो मैं पैसे ही नहीं दूंगा। लेकिन साहब, रुकिए तो, प्लीज़ मेरे पैसे दे दो साहब। वो आदमी अपनी कार में बैठकर जाने लगता है और रश्मि नंगे पाँव उसकी कार के पीछे भागती है। साहब, साहब, रुकिए तो साहब, मेरे पैसे दे दीजिए मुझे, रुकिए साहब। भागते भागते उस रास्ते पर रश्मि एक कार से टकराती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। आगे की कहानी देखने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।